नमस्कार। शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन में आज हम लोग बेंगलुरु की हिंसा पर चर्चा करेंगे और इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज की इस डिबेट में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी से डीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश राठौर, समाजवादी पार्टी से मनदीप यादव जी हैं और अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के जिला महामंत्री और जिला उपाध्यक्ष जी। कांग्रेस से कौशलेंद्र सिंह यादव हैं और शुभम तिवारी हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शुभम तिवारी, और व्यापार मंडल के प्रदेश के मंत्री अनुपम अग्रवाल भी आज की चर्चा में शामिल। बेंगलुरु की हिंसा हुई और हिंसा ने कई सवाल छोड़े। पहली बात ये कि देर रात जो लोग सड़कों पर आकर के तांडव कर रहे थे वहां वो कौन लोग थे? जिन लोगों ने कांग्रेस विधायक के घर धावा बोला वे कौन लोग थे? जो लोग दंगाइयों की शक्ल में सड़कों पर उतर आए थे वे लोग कौन थे? जो थाने में घुस करके तांडव कर रहे थे वे कौन लोग थे? जो लोग गाड़ियों को जला रहे थे, हिंसा कर रहे थे, वो कौन लोग थे? ये सवाल हैं इस पूरी घटना को लेकर के। एक बताया गया कि वहां के विधायक हैं अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके भतीजे पी नवीन ने पोस्ट डाली फेसबुक पर और उसको लेकर के लोगों की भावनाएं आहत हुई और उसके बाद में हिंसा हुई, ये बताया गया। लेकिन जो पृष्ठभूमि है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं बार बार। पूरे दिन चर्चाएं इस चीज को लेकर के हुई हैं कि दंगा हुआ या दंगा करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां, तो ये कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, सरकार ज्यादा है। लेकिन ये जो शर्मनाक स्थिति है, कब तक इस तरह के दंगे होते रहेंगे और कब तक इस तरह के नुकसान उठाए जाते रहेंगे, ये बहुत बड़े सवाल। और इसीलिए आज की बुलेटिन की डिबेट में हम लोगों ने ये विषय रखा और इस पर चर्चा शुरुआत की। अनिल मिश्रा जी, क्या लग रहा है कि जो सवाल हमने खड़े किए कि ये कौन लोग थे जो इस तरह का तांडव कर रहे थे? हालांकि काफी तस्वीर अब स्पष्ट हो चुकी है। एक उस संबंधित लोगों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है और वो एक वहाँ की एक राजनीतिक पार्टी है, उसका सक्रिय कार्यकर्ता है और उसने सारी बातें स्वीकार की हैं। लेकिन इसके बाद में जो हिंसा हिंदू मुस्लिम के नाम पर खड़ी होती है, उसको ये कब तक दंगे इस तरीके के होते रहेंगे और कब तक हम खून बहाते रहेंगे, कब तक सरकारी संपत्ति का नुकसान करते रहेंगे, ये सब सवाल हैं आज की चर्चा के। मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस पूरी घटना को लेकर? शेखर जी, हिंसा और खास तौर पे प्रजातंत्र और जमहूरियत में हिंसा जहां भी है अगर तो वो निंदनीय है, वो गलत है। हिंसा की बात सोचना तक अपराध है। लेकिन पिछले वक्त से कुछ इस तरीके का माहौल बदलता सा चला जा रहा है और इस तरीके की जो कृत्य हो रहे हैं इनकी तो घोर निंदा होनी चाहिए। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है और जहां हिंसा होती है वहां विकास नहीं होता। बेगुनाह लोगों के साथ में जो है जाति होती, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। अब इसके विषय में तो बहुत बेहतर तरीके से जिनकी सरकार है और जिनका नाम लिया जा रहा है, जो लोग इसमें हैं, वो बेहतर प्रकाश डालेंगे। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं, लेकिन आघात मानसिक रूप से भी किसी को पहुंचाना अच्छा नहीं होता। सवाल ये कि वहां पे पोस्ट से शुरुआत क्यों की गई, और अगर पोस्ट से शुरुआत हुई तो हिंसा ने इतना बड़ा स्वरूप कैसे धारण हो गया उसका? किस तरीके से लोगों ने बीच में अपने जो है अपनी रोटी सेकी है, किस तरीके से लोगों ने अगर भड़काने की बात की। लेकिन प्रश्न ये कि बीज क्यों डाला गया वहां पे, बीज ही क्यों पड़ा? कोई भी अगर इस वक्त पे जो व्यवस्था है हिंदुस्तान में, संविधान की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा, इसमें जो है वो हमको किसी की भावना को आहत करने के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हो भी गया तो वो इतनी बड़ी बात नहीं, तो उसके खिलाफ कानून में भी प्रावधान है, उसके खिलाफ कानून में भी कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन लोग अगर भड़के हैं तो भड़काने की साजिश कहाँ से हुई और क्यों हुई, मैं समझता हूँ इसके ऊपर प्रकाश तो यही लोग बेहतर डाल सकते हैं इस वक्त।
यही यही प्रचारित किया जा रहा है कि वो लोग पुलिस के पास गए और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जो 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 जिस पर कार्रवाई की जानी थी उसमें कार्रवाई में देरी हुई, और इसी वजह से ये हिंसा का ये स्वरूप सामने आया, जिसमें कई लोगों की जान गई है, 60 से 3 लोगों की मौत हुई है, 60 पुलिसकर्मी घायल हैं, 200 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये बड़े आंकड़े हैं जो इस पूरी घटना को कहीं न कहीं रेखांकित करते हैं और करते हैं। एक तस्वीर हमने देखी है जिसमें एक मंदिर को बचाने के लिए कुछ लोगों ने ह्यूमन चैन बनाई, और एक अच्छी चीज थी, अच्छी पहल थी। लेकिन जो लोग ह्यूमन चैन बनाए थे, ये लोग पहले भी आगे आ सकते थे, और जो लोग हिंसा करने के लिए थाने में घुस गए, विधायक के घर पर घुस गए, उन्हें भी समझा सकते थे, ये शुरुआत हो सकती थी। शुभम तिवारी, क्या लग रहा है इस पूरी घटना को लेकर के? क्या दंगा हुआ या दंगा करवाया गया? देखिए, दंगा हुआ या दंगा कराया गया ये जांच का विषय है, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले एक बड़ी बात है जो मैं यहाँ पर अभी रखूंगा डिबेट में, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगामी जैसी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बात करेंगे तो वो इस दंगे में भी कहीं ना कहीं या तो नेहरू जी की गलती ढूंढेंगे या अपना दामन पाक साफ करने के लिए पूर्व सरकारों के ऊपर कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि बात अपनी कहने से पहले एक चीज भारतीय जनता पार्टी जरूर याद रखे कि कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सन मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फेलियर है। आज यहाँ पे उठती है कि दंगा हुआ, एक एमएलए के को जान से मारने का प्रयास किया गया, तो साहब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है, ये एक बड़ा प्रश्न है। वहां पर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनजर ये व्यवस्था हुई है, जिसने एफबी पर पोस्ट किया वो विधायक जी का कथित तौर पर भतीजा भले ही है, लेकिन 10 विधायक जी का स्वयं का बयान है कि 10 साल से उससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था, और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम शामिल होता रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो ये वो बातें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, तो आज भी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक नीति बना रखी है कि एक जाति धर्म विशेष को किस तरीके से जो है मैनिपुलेट करके और आगे व्यवस्थाएं रेगुलेट करना है। क्योंकि मेरा मानना ये है ये दंगा सुनियोजित था सरकार के, कहीं ना कहीं अगर इतना बड़ा दंगा था तो कहीं ना कहीं साजिश था। ये साजिश कैसे बनी, किस तरीके से उसे क्रियान्वित किया गया, मंदिर को बचाया गया या जो भी व्यवस्थाएं बची, ये कहीं ना कहीं एक अनुपम जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा आज की चर्चा के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम जो बंगलौर में जो हिंसा हुई है उसकी मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारा भारतवर्ष, हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, और मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह भारत में जात धर्म आदि को लेकर राजनीति ना करें, स्वच्छ साफ राजनीति करें। ये बंगलौर में जो हिंसा हुई है वह इसी का परिणाम है। हमारे देश में इसमें वर्तमान में जो वैमनस्यता की राजनीति की जा रही है वह बहुत ही गलत है। इससे हमारे आगे आने वाली भावी पीढ़ी को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं नम्र निवेदन करता हूं सभी राजनीतिक दलों से कि भाई वैमनस्यता की राजनीति ना करें, धर्म जात की राजनीति ना करें, स्वच्छ साफ राजनीति करें, जैसे कि हमारा देश विकास कर सके। सभी राजनीतिक दलों का एक ध्येय होना चाहिए, राष्ट्र का विकास और जनता की सेवा। इसी को ध्यान में रखकर सभी राजनीतिक दल यही एजेंडा अपनाएं, और जो हिंसा की घटना होती है सभी राजनीतिक मिल के रोकें, ना कि उसका लाभ लेने की कोशिश करें। ये बंगलौर में मैं तो समझता हूँ जो
हिंसा की घटना हुई है, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए की गई है। सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूँ कि वह धर्म और जात की राजनीति न करके स्वच्छ साफ राजनीति करें। हाँ मुकेश सिंह जी, ये जो पूरी घटना है जो हमने जिसको पूरा हमने जो तमाम सवाल खड़े किए हैं, ये निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई सारे लोग अपील कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति इसमें पकड़ा गया है, मुजम्मिल पासा नाम है उसका, और वो वहाँ जो पीएफआई है उसकी राजनीतिक शाखा है एसडीपीआई, उसका सक्रिय कार्यकर्ता है। तो वहाँ जो इस छोटी सी घटना को, एक फेसबुक की पोस्ट को लेकर के इतना बड़ा बवाल खड़ा किया गया, फेसबुक पर पोस्ट लिखी गई और पोस्ट की वजह से किसी की भावनाएं आहत हुई, ठीक है, और आहत होने के बाद में उसका रास्ता है कि आप पुलिस में जाइए, कार्रवाई करिए, और कार्रवाई थाना स्तर पर ना हो तो ऊंचे स्तर पर ऊंचे अधिकारियों से बात करिए। लेकिन कहा यह गया कि थाने जाया गया और उसके बाद में कार्रवाई नहीं हुई, और कार्रवाई नहीं हुई तो लोग भड़क गए, हिंसा भड़क गई। तो मुकेश सिंह जी, क्या स्थिति लग रही है कि ये सब चीजें जो बार बार हम सवाल कर रहे हैं कि ये घटना हुई या हिंसा करवाई गई? देखिए, पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये जो दंगा हुआ है या हिंसा हुई है, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारे शासन काल में इस प्रकार की कोई घटनाएं या दुर्घटनाएं शासन में हों। और सरकार क्यों साजिश करेगी, क्यों कराएगी, अभी जांच का विषय है। कहाँ से पोस्ट डाली गई, क्यों पोस्ट डाली गई, किसके द्वारा डलवाई गई, ये तो बात सामने आ रही है धीरे धीरे। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं निश्चित तौर से सरकार के लिए एक चैलेंज हो जाती है, क्योंकि जान माल का नुकसान होता है और उसकी भरपाई भी सरकार को करनी पड़ती है। हालांकि सरकार ने कहा है कि यूपी के तर्ज पर हम उन्हीं से वसूलेंगे जिन लोगों ने ये नुकसान किया है, और सरकार इस विषय पर बहुत गंभीर है, लगातार इस पर जांच चल रही है। ये बात दीगर है कि थाने में शिकायत गई और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अचानक इतना बड़ा दंगा हो जाना, इतना बड़ा शहर के अंदर हजारों लोग निकल पड़ना, विधायक का घर फूंक देना या थाना फूंक देना या वाहन फूंक देना, एक निश्चित ही निंदनीय है। और हम समझते हैं कि जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है वो दंड के जो है दंड के योग्य हैं, और उनको निश्चित तौर से ये जितना भी नुकसान हुआ है उनसे वसूला जाए और कानूनी उनका कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। इसके लिए चाहे जो भी सरकार है, हमारी सरकार की सरकार है, निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ, हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, कुछ और मेहमान अभी जुड़ने वाले हैं जो तकनीकी कारण से हम सबके बीच में हम जुड़ करके भी अलग हो गए हैं। तो एक मिनट का हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद में फिर चर्चा को जारी रखेंगे। को लेके हमने सवाल किए हैं और अभी ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे तो कुछ चीजें कांग्रेस की ओर से उठाई गई, कुछ चीजें समाजवादी पार्टी की ओर से उठाई गई, लेकिन कुल मिलाकर यही कहा गया कि जो स्थिति सामने आई है ये जघन्य अपराध है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें और वो बयान अपने अपने ढंग के हैं और उस बयान को लेकर के जो बचाव की स्थिति है वो नहीं होनी चाहिए और जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे देश से मांग उठ रही है क्योंकि बहुत शर्मनाक स्थिति होती है जब तरीके के दंगे होते हैं। सुबह तिवारी बताइए क्या स्थिति है कि जो
जो देश में जो इस घटना के बाद से माहौल बना है, उससे उससे उसके बाद में क्या सरकार निपट पा रही है, नहीं निपट पा रही है, सरकार की विफलता है, क्या स्थिति है? देखिए, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इस सरकार में विफलताओं को मानना और आत्मचिंतन करने जैसी कोई भावना और स्थिति है ही नहीं, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी घटना में भी अपना दोष नहीं ढूंढना चाहते हैं। ये वर्तमान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सोच ही एक ऐसी सोच है जो अपनी गलती को कभी कबूल करने की ताकत नहीं रखते हैं। यहाँ पर भले ही जांच का विषय है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सीधे तौर पर बयान दिया है, हमारे आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बोला है, जो भी हो, किसी भी दल का हो, इस तरीके की हिंसा कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कोई भी गुनाह में पाया जाए उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, कि संविधान किसी को यह अधिकार नहीं देता। हमारी कांग्रेस की मानसिकता सहयोग नहीं करती जो कि समाज में इस तरीके के दंगा फसाद जैसा माहौल को बनाने का प्रयास करे या किसी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता हो। की बात जिस दंगे में बम चल रहे हैं, पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो रहा है, उस दंगे को नहीं मालूम, आवाज नहीं आ रही, कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल मिश्रा जी, मैं ये कह रहा हूँ, दो सवाल है और बड़े जो है ज्वलन सवाल है। सरकार में रह करके मंशा क्या है या सरकार में आने की मंशा क्या हुआ करती है। पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जिस वक्त के ऊपर चेहरा चल रहा है, मैं साफ तौर पे आरोप लगा रहा हूँ, तेरी रहबरी का सवाल है। सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की वहां पे और है, और इसके पश्चात में इस तरीके का कांड इतना जो है बढ़ता चला जाए और आप उसको रोकने में अक्षम है। ये क्यों नहीं कहते कि आपकी पीछे से नीति और नियति आपकी जो है, आपकी नीति यह है कि किस तरीके से दो वर्गों के बीच में संघर्ष हो और उसका आप जो है रिएक्शन में फायदा उठाएं। साफ तौर पे मेरा जो है अपने इस वक्त के ऊपर तोहमत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कि उन्होंने जानबूझ करके दंगे को रोकने की कोशिश नहीं की, पर्दे के पीछे से बढ़ाने की बात। अनुपम अग्रवाल जी, आप भी बोल लीजिए। हाँ, आपकी चर्चा के विषय में मैं कहना चाहूंगा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जो व्यवस्था बनाई है कि दंगाइयों से सारा हर्जा कर्जा वसूला जाए, वैसे ही वहां बंगलौर की सरकार को भी जिन लोगों ने दंगा किया उन लोगों को चिन्हित करके उनसे जो भी वहां की संपत्ति का जो भी नुकसान हुआ है वह सब उनसे वसूला जाए, बहुत सख्ती से वसूला जाए, ताकि और ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जो भी दंगा करे, जो भी हिंसा करे, उससे पूरी सख्ती से उससे जो नुकसान हो वो वसूला जाए, तभी ये आगे की हिंसा रुकेगी। और मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि भाई इस चीज का समर्थन करें। धन्यवाद। मुकेश सिंह जी, अनिल मिश्रा जी ने जो सवाल उठाए हैं, हाँ, इसी का उत्तर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार में दंगा मुक्त सरकारें रहती। ये जो साजिशों से दंगा कराने की जो बात आई है बेंगलोर में, आपको याद है कश्मीर में क्या होता रहा। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो वहां शांति गिरा पाई। जब प्रदेश में कल्याण सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने, 34 जिले उत्तर प्रदेश में दंगा युक्त थे, उन सारे को दंगा से हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी दंगा कराने का काम नहीं किया। दंगाइयों को मारने का, गुंडागर्दी को खत्म करने का और एक शांत प्रिय तरीके से प्रदेश को चलाने का काम किया है। और वो फिर आगे भी आप देखेंगे इसमें जो अपराधी सामने आएंगे उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई। ये तो पहले ही तय करना है कि पोस्ट किसने डाली और किसके द्वारा डलवाई गई और फिर दंगा क्यों भड़काया गया। ये तो सामने तब आ रहा है जब जांच भी आ रही है और दोषियों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी। बीजेपी की सरकार कभी जो है कभी धर्म के आधार पर, जात के आधार पर बांटने का काम नहीं करती है, विकास के आधार पर राजनीति करती है। और ना करती होती तो सारे दल क्यों हाशिए पर आ जाते और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी बनती और उत्तर प्रदेश में भी बनती और भविष्य में भी बनेगी।
कार्रवाई की बात हुई है शेखर जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो पिछले वक्त के ऊपर जिन जिन लोगों ने जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उनके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बयान दिए दंगा भड़काने के, उनके खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? एक नाम नहीं है, एक उदाहरण नहीं है, हर जगह उदाहरण आया है, बल्कि उनके केसेस वापस लेने की बात की जा रही है, उनको और जो है बेगुनाह साबित करने की बात की जा रही है। कोई कार्रवाई की गई? वहां सरकार आपकी थी, और सरकार आपकी होने के बाद में प्रशासनिक व्यवस्था और आपके शासन की व्यवस्था इतनी कमजोर थी, और अगर इतनी कमजोर है तो छोड़ दीजिए शासन, घर बैठिए जाकर के हिमालय में धुनी रमाइए जाकर के, अगर शासन चलाना आपको नहीं आता है। हाँ शुभम जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आदरणीय मिश्रा जी ने। मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि साहब यहाँ पर आप जिन दंगों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास ही रहा है डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स। आपके सबसे ज्यादा नेता आपको ऐसे मिलेंगे जिसके बयानों की वजह से दंगा हुआ। अरे कपिल मिश्रा जी को भूल गए क्या? अभी दिल्ली में कहाँ हुई उन पर कार्रवाई साहब? आप लोग उसे डिफेंड करते हैं। संगीत सोम जी को क्या आप लोगों ने किया? भारतीय जनता पार्टी को ये प्रश्न उठाने का कहीं ना कहीं नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग एक जाति विशेष को टारगेट करके पूरे देश के सामने मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं? यहाँ पर आप लोग उसकी तह में जाने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की व्यवस्थाएं करती है। और मैं फिर कहता हूं, ये सिस्टम का फेलियर है। अगर सरकार अच्छी चल रही है, सरकार बेहतरीन चल रही है, तो इंटेलिजेंस इतना कमजोर क्यों कि उनको नहीं मालूम है कि इतना बड़ा दंगा जो है होने वाला है? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता है किसी तरीके से बदले झाड़ने का काम कर सकते हैं आप, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं रह गया। दंगों की राजनीति, अपराधियों के साथ गठबंधन की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। और साहब आरोप आप इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि एक कांग्रेसी विधायक का घर फूक रहा है, अन्यथा ये पूरा मैटर आप अब तक जो है नेहरू जी पर और कांग्रेस के ऊपर मर चुके होते। इस बार तो आप मजबूरी में फंस गए हैं। ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करिए कि सिस्टम का फेलियर है, आपकी सरकारों का फेलियर है। आपसे सरकारें नहीं चल रही हैं, आप दंगा नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर ये जांच निष्पक्ष होती है तो मैं दावा करता हूं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं हाथ निकलेगा। नहीं, ये जानबूझ करके फेल्योर किया गया है, क्योंकि आपका फायदा इसी में है कि दो वर्ग लड़े और दोनों वर्गों के बीच दूरी हो और आप अपना जो है वोट का साधन अपनाने की बात करें। जानबूझ करके फेल्योर आपने किया है। चलिए मुकेश जी फाइनल करिए। फाइनल मतलब ये है कि ये तो ऐसा आरोप है जिसका एक बहुत बढ़िया जवाब है कि जो हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करते रहे वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करते रहे और सरकारें चलाते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने बिल्कुल साफ कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ तुष्टीकरण नहीं है और न दंगा है न हिंसा है, और इसीलिए ये स्वच्छ सरकारें चल रही हैं। इसीलिए पूरे विश्व में देश का नाम अच्छा है और उसकी एक छवि अच्छी है, ना कि यहाँ पर दंगा कराने से देश में ही उलझ रहने की बात है। शेखर जी, दो बातें हैं। एक तो ये कि धर्मनिरपेक्ष जो है वही है केवल जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। नंबर दो, राष्ट्रभक्त वही है जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। इसके अलावा भारत का कोई नागरिक न तो राष्ट्रभक्त है न धर्मनिरपेक्ष है। हम आ भी बढ़ते हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें चर्चा नहीं होती, साफ तौर पे एकदम कह देते हैं आप तुष्टीकरण। पिछले इतिहास की बात करते हो, वर्तमान की बात करने की बात करो। आज जो है वो कौन इस वक्त के ऊपर बढ़ावा देने की बात कर रहा है, विभाजित करने की बात कर रहा है? मुकेश सिंह जी बिल्कुल गलत आरोप है। वर्तमान में भी अगर आप देखें तो चाहे केंद्र में सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार हो, चाहे कर्नाटक में सरकार हो, विपक्षियों की साजिश से दंगे होते हैं, ना कि सरकार की साजिश से दंगे होते हैं। सरकार तो इन दंगों को खत्म करने का काम कर रही है और करती रहेगी। ये जो कर्नाटक में हुआ है इसका भी परिणाम सामने आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर करके। ये जो पूरी घटना हुई उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि विधायक के भतीजे ने कोई पोस्ट लिखी और वो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी उससे हुई, उससे लोगों की भावनाएं भड़क गई और उसके बाद में इतनी बड़ी घटना हो गई। वो नहीं लिखी जानी चाहिए थी, ये सत्य है।
उसके बाद में उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन घटना करने वाले, दंगा करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, ये वो घटना करते रहे। हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि जो ऊपर वाला है, भगवान है, अल्लाह है, उसका इकबाल इतना ऊंचा है कि उसकी शान किसी छोटी सी पोस्ट से घटने वाली नहीं, कोई उससे गुस्ताखी होने वाली नहीं। उसका इकबाल बहुत ऊंचा है। और इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के इतने बड़े दंगे, इतने बड़े विवाद, इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज की चर्चा का हम यही समापन कर रहे हैं और हम फिर पुरजोर ढंग से मांग कर रहे हैं अपने सारे आज के जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कि जो लोग भी शामिल हैं इस दंगे में, जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्होंने बहुत जघन्य अपराध किया है और उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो। नमस्कार। आज के डिबेट को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई डिबेट को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।